नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की नदी है जिसने असम में अपना एक मैदानी क्षेत्र निर्मित किया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन भारत में बहने वाली नदियों के अंतर्गत सबसे बड़ी नदियों में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी है कि इस नदी के बीच में नदी द्वीप बने हैं। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी के किनारे बसा, इसी नदी के बीचों बीच बसा है। और तो और वो तो नदी जिला भी घोषित हो गया है। तमाम झरने और हिमालय से निकलती बिखरती ये नदी इतनी चौड़ी है कि इसका चौड़ापन बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत करती है। असम में यहाँ पर इसका एक स्थानीय नाम भी है, कुछ थुरथुरी इस तरह से एक नाम भी रखा है। आप इंटरनेट पर सर्च करके मुझे बताइए, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के पास चेम्यादुंगा ग्लेशियर। चेम्यादुंगा ग्लेशियर, या आप कह सकते हैं ये तिब्बत के पास मानसरोवर से निकलती है। ये वही मानसरोवर है जहाँ से सिंधु और सतलज नदी भी निकलती हैं। परंतु वो नदी पश्चिम की तरफ विस्थापित हो जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ विस्थापित होती है। तिब्बत में इस नदी का नाम सांगपो भी है। पूरा नाम यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो के नाम से ये नदी तिब्बत में जानी जाती है। तिब्बत में अगर मैं बात करूं तो तिब्बत की राजधानी ल्हासा इसी नदी के तट पर है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा इसी नदी के तट पर है। ल्हासा के बाद ये नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा पर एक बहुत तीव्र मोड़ लेती हुई प्रवेश करती है भारत में। तीव्र मोड़, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि दिहांग गार्ज बनता है एक। जिस तरह से हिमालय का पश्चिम में सिंधु गार्ज बनता है, उसी प्रकार पूरब में दिहांग गार्ज बनता है। यहाँ पर नामचा बरवा से तीव्र मोड़ लेते हुए यहाँ पर चीन में इस नदी को यारलुंग जैम्बो कहा जाता है, जबकि तिब्बत में यारलुंग सांगपो और चीन में यारलुंग जैम्बो कहा जाता है। उसके बाद ये नदी यांगयांग दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। यांगयांग दर्रा, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर है यांगयांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में ही करती है भारत में। तो यांगयांग दर्रे से एंट्री हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी कि भारत में। यहाँ पर प्रवेश करते ही अरुणाचल प्रदेश में, चूंकि पर्वतीय इलाका है, अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ हैं, आपको पता होगा, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, उतना ज़्यादा पानी भी नहीं होता इसमें, सकरी होती है, पतली होती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पार करते ही जब ये असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर असम में 2 नदियाँ एक साथ इसमें आकर मिल जाती हैं। 2 नदियाँ एक साथ यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। ये जगह है सदिया। ध्यान से देखिए, असम में प्रवेश करती है सदिया के नाम से। और यहाँ पर मिसमी की पहाड़ी, हमने आपको बताया अरुणाचल में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। मिसमी की पहाड़ी से निकलती है दिबांग नदी। ध्यान से सुनिए, दिबांग नदी। जबकि अरुणाचल में इस ब्रह्मपुत्र नदी के इतने क्षेत्र को कहा जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, जबकि सदिया के नजदीक असम में मिसमी की पहाड़ी से निकली दिबांग नदी इसमें आकर मिल जाती है। और जब मिसमी से आकर दिबांग इसमें मिलती है, उसी जगह पर यहाँ जयालछू, अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर का नाम है जयालछू। जयालछू से लोहित नदी, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है लोहित नदी और दिबांग किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो जयालछू नदी भी जाकर सदिया के निकट इसमें मिल जाती हैं। इन 2 प्रमुख नदियों के मिलने से, यानी कि दिहांग में दिबांग और लोहित के मिलने से जल राशि अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये नदी अत्यंत चौड़ी हो जाती है। यानी कि असम में प्रवेश करने से पहले 2 प्रमुख जल राशियाँ इसमें इकट्ठा मिल जाती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी जो अभी तक एक पतले संकरे मार्ग से हिमालय से आ रही थी, वो प्लेन में जाने से पहले ही अत्यंत चौड़ी हो जाती है। तभी ये भारत की सबसे चौड़ी नदियों में भी गिनी जाती है। और ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि यहाँ सदिया के निकट, सदिया चूंकि असम में है, सदिया के निकट अरुणाचल के बॉर्डर पर यहाँ बनता है
भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल, ध्यान से जान लीजिए आप, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल ये यहां पर बनता है असम में, सदिया और धौला, सदिया और धौला ये है सड़क पुल। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सदिया ये पड़ेगा आपका असम में, और धौला, धौला पड़ेगा आपका अरुणाचल में। देखिए यहां पर ये लोहित नदी पर है, लोहित नदी पर है ये पुल, यहां पर है ये पुल लोहित नदी पर, ये पुल लोहित नदी पर है जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, यही नजदीक जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये भूपेन हजारिका के नाम पर पड़ा है, भूपेन हजारिका, जो शायद 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जिसका नाम है धौला सदिया पुल, धौला सदिया पुल। धौला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सदिया असम में पड़ता है। धौला सदिया पुल भारत का इस समय सबसे बड़ा सड़क पुल है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितना? 9.15 km। ये है धौला सदिया की लंबाई, ये है भारत का सबसे बड़ा नदी पुल। क्योंकि नदी चौड़ी हो जाती है, इसी के नीचे है सबसे बड़ा रेल पुल, ध्यान से सुनिए, बोगी वैली के नाम से सबसे बड़ा रेल पुल भी इसी के नीचे है, यानी कि यहीं पर है भारत का सबसे बड़ा रेल पुल बोगी वैली। बोगी वैली ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बोगी वैली। अब उसकी वजह हमने आपको बता दी है, क्योंकि सबसे बड़ा रेल पुल भी यहीं पर है, क्योंकि यहां पर आते ही नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाती है, और इस रेल पुल की चौड़ाई है 4.98 किलोमीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर ये रेल पुल भी चौड़ा है। अत्यंत चौड़ाई के बाद ये नदी टूटने फूटने लगती है, यानी कि नदी के बीच में ही द्वीपों का निर्माण होने लग जाता है। ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि बीच में द्वीप बनते हैं, वहां पर लोग भी रहने लग जाते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। जब ये नदी आगे बढ़ी तो बीच में आप गैप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो इधर भी कट गई और इधर भी कट गई, क्योंकि दिबांग और लोहित से इतना जल इसमें प्रवेश कर गया कि अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई और बीच में बनने लगे नदी पुल। उन्हीं नदी पुलों में एक सबसे बड़ा नदी पुल है जो संसार का सबसे बड़ा नदी पुल है। ये है सामने देखिए आप, ये इस जगह को, ये है माजुली नदी द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। देखिए क्या होता है नदी द्वीप, जब एक नदी कटने के बाद दूसरे स्थान पर जाकर मिल जाती है, परंतु बीच में बहुत विस्तृत एरिया छोड़ जाती है, यानी कि एक नदी यहां से कटी, पूरब की ओर कटी और आधा हिस्सा पश्चिम की ओर कटा, और करीब 10 किलोमीटर के बाद वो आपस में मिल गया। तो वो कटने से पहले जो बीच का क्षेत्र अत्यंत बड़ा हो गया था, अगर वहां पर आबादी रहने लग जाए तो क्या होगा? वही हुआ माजुली द्वीप में। संसार की कोई इतनी बड़ी नदी नहीं है जो एक बार टूटने के बाद इतनी दूरी पर जाकर फिर से मिल जाए, या इतना विस्तृत क्षेत्र बीच में छोड़ जाए। ब्रह्मपुत्र वो नदी है, और ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि दोआब का क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर धान की खेती बहुत होती है। और माजुली द्वीप के बारे में आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, कितना सुंदर ये है माजुली द्वीप। उसके उपरांत आप देखिए माजुली द्वीप पर जो पानी, द्वीप पर जब नदी का संगम होता है तो यहां से देखिए, मैं आपको बताऊं, सदिया से ये नदी ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। उससे पहले दिहांग कहला रही थी ये, यांग्यांग दर्रे से सदिया तक दिहांग, और सदिया से धुमरी तक, धुमरी जो बॉर्डर पर है बांग्लादेश के, सदिया से धुमरी तक इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये नदी असम में एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। असम में विशाल मैदान का निर्माण करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। देखिए आप, तिब्बत से एक नदी निकलती है सुबनसिरी, तिब्बत से सुबनसिरी नाम की नदी जाकर के यहीं पर माजुली द्वीप में ही जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर से मिलती है। ध्यान से सुनिए आप, इतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी होगा। तिब्बत से सुबनसिरी नाम की ये नदी माजुली द्वीप पर जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक और नदी इसकी सहायक जो इसके दाहिनी तरफ से आ रही है, रंगा नदी, ये भी आगे जाकर के माजुली द्वीप समूह के पूर्वी तट पर जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन दो नदियां हैं जो माजुली द्वीप में ब्रह्मपुत्र के दाहिनी तरफ से मिलती हैं? सुबनसिरी और रंगा नदी। देख पा रहे होंगे आप मानचित्र में। अच्छा, अगर हम बात उत्तर की नदियों की ही करें तो भूटान से एक नदी इसमें मिलती है, मानस नाम की। भूटान से एक नदी, यहां पर आप देख रहे हैं, भूटान से एक नदी मानस नाम की इसमें जाकर मिलती है। मानस नदी के तट पर ही है असम में मानव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इसी के तट पर है। बाघों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आप अक्सर, जब मैं आपको नेशनल पार्क और
वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ाऊंगा तो निश्चित तौर पर मानस की बात अवश्य होगी। फिलहाल आप मानस नदी के बारे में जान लीजिए, ये भूटान से निकलती है और जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र की। आगे आप आएंगे संकोच नदी। संकोच नदी देखिए यहाँ पर है, संकोच नदी भूटान से निकलती है। संकोच नदी भूटान में जाकर थुमरी के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, यानी कि इसके बाद ये नदी सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। संकोच नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दार्जिलिंग का क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये असम का क्षेत्र है और ये बीच में असम और पश्चिमी बंगाल, असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा बनाते हुए संकोच नदी बहती है। यानी कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पश्चिमी बंगाल और असम के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो आपका उत्तर होगा संकोच नदी। संकोच नदी कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलती है। एक और महत्वपूर्ण नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जेमू ग्लेशियर यहाँ पर है सिक्किम में, या यहाँ पर आप इसको दूसरा नाम अगर झील का देंगे तो चोलामू झील। चोलामू झील से एक नदी निकलती है। चोलामू झील के बारे में मैं आपको बता दूं, आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राइट आंसर इज चोलामू झील। और इसी चोलामू झील से निकलती है तीस्ता नदी। ध्यान से देखिए, तीस्ता नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर और चोलामू झील से निकलती है। तीस्ता की एक और सहायक है जो इसी के पैरेलल निकलती है सिक्किम से, इसी के पश्चिम दिशा में रंगित नदी। रंगित नदी ये भी सिक्किम से निकलती है और ये दार्जिलिंग के निकट जाकर तीस्ता में मिल जाती है। तीस्ता नदी इसके बाद प्रवेश करती है बांग्लादेश में और जाकर ये जमुना जिसका नाम जमुना पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का नाम, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसमें मिल जाती है। तीस्ता अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, ये पूछी भी जाती है परीक्षा में। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है चोलामू झील से और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब देखिए, और आपको ये निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि उसके बाद एक गंगा नदी है यहाँ पर, गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ पर चांदपुर में जाकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हम गंगा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की, जिनमें हमने मिसमी पहाड़ी से निकलने वाली दिबांग नदी के बारे में पढ़ लिया है, साथ ही साथ लोहित नदी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। देखिए यहाँ पर एक धनसिरी नदी है जो नागालैंड से निकलती है। ये देखने क्षेत्र आप, ये नागालैंड का है। ये मैं आपको दिखाता हूँ नागालैंड बनाकर। नागालैंड में एक पर्वतमाला है जिसका नाम, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है नीचे, ध्यान से देखते जाइए। अब ये नागालैंड है। नागालैंड में मसोले कुछ इस तरह से नाम है, मसोले पर्वतमाला है। यहाँ से नदी निकलती है धनसिरी, ऊपर सुबनसिरी और नीचे धनसिरी। ये माजुली द्वीप समूह में जाकर ब्रह्मपुत्र के दाहिनी ओर से मिल जाती है। क्या नाम है मित्रों नदी का? धनसिरी। धनसिरी नदी नागालैंड के मसोलू कुछ इस तरह का नाम है, वहां से निकलती है और जाकर के माजुली द्वीप में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अच्छा, नागालैंड के दक्षिण में माउंट जेपोब, नागालैंड के दक्षिण में माउंट जेपोब की पहाड़ी है। माउंट जेपोब की पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है जो नागालैंड के बाद प्रवेश करती है मणिपुर में, जो नागालैंड के बाद प्रवेश करती है मणिपुर में। और मणिपुर में इस नदी को कहा जाता है बराका नदी। बराका नदी, देखिए माउंट जेपोब से नदी निकलती है, मणिपुर में इसको बराका कहा जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है तो सूरमा घाटी से होकर बहती है। असम में सूरमा घाटी से ये नदी बहती है, तो वहां पर इस नदी को कहा जाता है सूरमा नदी। ध्यान से सुनिए आप, वहां पर इस नदी को कहा जाता है सूरमा नदी। और ये नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इस नदी को कहा जाता है मेघना नदी। क्या कहा जाता है मित्रों? मेघना नदी। और ये पद्मा से जाकर, यानी कि इससे पहले ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है, उसके बाद पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। और जैसे ही ये नदी मेघना नदी से मिलती है, मेघना नदी जो माउंट जेपोब से निकली है, मेघना नदी से जैसे ही ये तंत्र मिलता है, ये मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है और बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। जब ये समुद्र में मिलती है तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा डेल्टा आता है। डेल्टा आप समझ रहे हैं ना, एक चोटी टाइप का डेल्टा, ट्रायंगुलर टाइप का।
और जब ये अपने साथ गाद, मिट्टी का ढेर साथ में लेके आती है तो वो उसको अवरोध करता है, रोकता है। और जैसे ही वो रोकता है तो ये क्या करती है कि उसी डेल्टा में अपने अलग अलग रास्ते यहाँ से इधर को इधर को इधर को इस तरह से बना लेती है। और इतना बड़ा ये रास्ता बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर, चूंकि इसमें बाद में मेघना भी मिल जाती है तो बाद में मेघना के नाम से ये चलती है। ये इतना बड़ा डेल्टा बनाती है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर है, सुंदरवन। अब चूंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। यहीं पर मिलता है व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं जो परीक्षा में पूछी जाती है। वो ये पूछा जाता है कि रैंप घाटी के माध्यम से कौन सी नदी बहती है। कौन सी मित्रों? रैंप घाटी। जब मित्रों ये बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है तो ऊपर हिमालय और नीचे शिलोंग पर्वत, तो उसके बीच जब शिलोंग पर्वत के ऊपर से और हिमालय के दक्षिण से नदी बहती है तो मित्रों ये बीच में रैंप घाटी का निर्माण करती है। रैंप घाटी मतलब एक घाटी क्षेत्र जो नीचे को दबा होता है। अब चूंकि बहुत चौड़ा क्षेत्र है, कई जगह पर तो ये 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। और माजुली द्वीप के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करिए वो कितना चौड़ा है तो आपको यकीन हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितनी चौड़ी है। तो यहाँ पर ये रैंप घाटी बनाती है, एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में ऐसे बहती है एरिया लेकर के। शिलोंग पहाड़ी के ऊपर और दक्षिणी हिमालय के दक्षिण में ये नदी बहती है। ये थी मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत जो भारत का क्षेत्र है उसमें निर्मित नदियों के किनारे प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में या जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, बांधों के बारे में। तो आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए, जितना भी आपको ज्ञान मिल रहा है उसे आप अर्जित करते रहिए। धन्यवाद।